hello, welcome to today's session. How are we doing? So आज हम करने वाले हैं Footprints Without Feet के सारे chapters का revision. This is Footprints Without Feet का one shot and you asked for it, you got it. I hope your preparation is going well. I'm Asmita, your English educator here at An Academy, and we will get started with themes. अब हम लोग chronologically हर chapter को देख सकते हैं. That's a fine approach, it's okay. लेकिन बहुत बारी आपके पास जो questions आते हैं एग्जाम में वो दो chapters को thematically connect करके आते हैं, especially आपके जो long answer questions है. ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग आंसर वाले सारे क्वेश्चंस ही दो चैप्टर्स को कंबाइन करते हैं. बहुत रेयरली कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें एक चैप्टर के बारे में पूछा गया हो. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि अलग अलग चैप्टर्स थीमेटिकली कैसे कनेक्टेड है और उनके कैरेक्टर्स में क्या कॉमनैलिटीज है, क्या डिफरेंसेस है. इसीलिए आज के सेशन को मैंने थीम वाइज डिवाइड कर दिया है. तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम अब ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो पहला चैप्टर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है. हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द आर्ट ऑफ परसेप्शन. हमारे सारे चैप्टर्स जहां पर डिसेप्शन, मिसजजमेंट हो रहा है और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है. डिसेप्शन क्या होता है? किसी को डिसीव करना, जानबूझ के कुछ उल्टा दिखाना. मिसजजमेंट, गलत समझना. और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी तो आप समझते ही हैं. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव गेस्ड कि इसमें हमारे कौन से चैप्टर्स होंगे. So the first one is obviously The Midnight Visitor, quintessential मतलब typical appearance versus reality की थीम यहाँ पर एक्सप्लोर हुई है. हमारा जो ऑसिबल है उसकी अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल भी स्पाई जैसी नहीं है. फाउलर हु इज शैडोइंग ऑसिबल, यानी कि वो ऑसिबल को फॉलो कर रहा है ताकि वो सीक्रेट एजेंट्स की लाइफ के बारे में और जान सके, वो थॉरली डिसअपॉइंट हो जाता है ऑसिबल से मिलके, क्योंकि जस्ट लाइक अस फाउलर के दिमाग में भी सीक्रेट एजेंट की जो इमेज है वो पॉपुलर फिक्शन और मूवीज ने कंप्लीटली करप्ट कर दी है. मेरे दिमाग में जब एक सीक्रेट एजेंट आता है तो मैं जेम्स बॉन्ड 007 ही सोचती हूँ. आप शायद अगर बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो ऋतिक रोशन समझ सकते हैं. हाल ही में आप रणवीर सिंह जैसा भी कोई सोच सकते हैं. सिमिलैरिटी ये होती है कि अक्सर वो जो नौजवान होता है वो लंबा चौड़ा होता है, उसके सिक्स पैक एब्स होते हैं. एंड अगर आप जेम्स बॉन्ड वाले सीक्रेट एजेंट की बात करें तो वो बहुत वेल ड्रेस्ड होता है, सूट पहन के घूमता है, जेट सेट उसकी लाइफ होती है, महंगे महंगे होटल्स में जा रहा होता है, महंगी महंगी चीजें कर रहा होता है. ऑसिबल ऐसा कुछ भी नहीं करता एंड दैट्स व्हाई फाउलर इज डिसअपॉइंटेड. ऑसिबल इज अ स्टाउट मैन, यानी कि वो मोटा है, ऑर्डिनरी लुकिंग है, अजीब सा उसका बॉस्टन वाला एक्सेंट. बॉस्टन इज अ प्लेस इन अमेरिका, तो उसका एक बहुत टिपिकल एक्सेंट होता है, वैसे वो बात कर रहा है. देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली सुआव अबाउट हिम. देयर इज नथिंग वर्थ ड्रूलिंग ओवर और नथिंग एनिग्मेटिक. तो फाउलर को लगता है कि इसके साथ तो कुछ इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस होटल में वो होते हैं वो होटल भी बड़ा डिंजी सा, अजीब सा होटल होता है पेरिस में. नथिंग रोमांटिक, नथिंग स्पेक्टेक्युलर. लेकिन फाउलर इज इन फॉर अ सरप्राइज. रूम में घुसते ही उनको मिलता है मैक्स. अब मैक्स जो है बंदूक ताने खड़ा हुआ है एंड देयर इज नथिंग मेनेसिंग अपार्ट फ्रॉम द गन. देयर इज नथिंग मेनेसिंग अबाउट मैक्स अपार्ट फ्रॉम द गन. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैक्स डरावना लग रहा है, अगर वो खतरनाक लग रहा है, मेनेसिंग खतरनाक लग रहा है, तो वो सिर्फ अपनी गन की वजह से लग रहा है. देयर इज नथिंग एल्स अबाउट हिम जो पर्टिकुलरली थ्रेटनिंग हो. वो बोलता है कि मुझे वो इंपॉर्टेंट पेपर्स चाहिए. ऑसिबल कहता है अरे यार तुम भी आ गए. नाउ ऑसिबल इज शोइंग हिज फ्रस्ट्रेशन ओवर समथिंग. वो ये कह रहा है कि उसके रूम से एक बालकनी अटैच्ड है. नाउ व्हेन यू लुक एट द विंडो इन हिज रूम यू कैन क्लियरली सी कि वहां पे एज सच कोई बालकनी नहीं है. बालकनी के पास यूजुअली एक दरवाजा होता है जिसके थ्रू आप जाते हो. उसके रूम में सिर्फ एक विंडो है. तो ऑसिबल समझाता है कि नहीं भाई देखो, ये जो विंडो है इसके बियॉन्ड एक बालकनी है. वो ना बालकनी बंद कर दी गई है लेकिन उसका जो आउटर पोर्शन है वो अभी तक तोड़ा नहीं है. और वो जो आउटर पोर्शन है बालकनी का वो 2 रूम्स डाउन द लाइन एक कमरे से कनेक्ट होता है. अब जिसको मेरे कमरे में आना होता है वो वहां से आ जाता है.
So Max is like, मैं तो वहां से नहीं आया था, मैं तो एक नकली चाबी से आया था. So Osibal is like, whatever it is, I am going to complain to the management about this and get that balcony broken down because मुझे बहुत problem हो रही है. Now there's a knock at the door. Max is like, who is there? Who is there? Osibal says, तुम्हें लगता है कि इतने ज़रूरी papers with such important information that can change the course of history, उसको मैं ऐसे ही यहाँ पर unprotected छोड़ दूंगा? Don't you think I would call for additional security? That's the police knocking at the door. Now Max is obviously scared. He's like, get rid of the police. Say whatever you have to, but get rid of them. Osibal कहता है, if I get rid of the police, they are going to get suspicious. They will definitely think something's fishy in here and they will break the door down and come inside. So why don't you do this? Go hide. I will tell the police that there's nothing wrong and then we can continue from there. So Max is like, ठीक है. And Max के दिमाग में क्या आता है जो Osibal ने जान के उसके दिमाग में feed किया है, that the balcony is the best place to go and hide. So Max walks right into the balcony. Osibal opens the door. ये सब कुछ simultaneously होता है and ultimately क्या पता चलता है हमें? At the door is Henry, the waiter who has come with Osibal's drinks, and Max, poor fellow, has fallen most probably to his death because there was no balcony. And now Fowler realizes कि Osibal वाकई में एक बहुत बेहतरीन secret agent है. And it's really not about the appearance, it's about what's in here. How quickly you can think, if your wit works, if you're able to manipulate people, if you're clever, then you're a good secret agent. And that's the story. यही यहाँ पर समराइज्ड है. Osibal जो है वो जो टिपिकल स्पाई स्टीरियोटाइप है उसको डिफाई करता है और प्रूव करता है कि इंटेलेक्ट और कंपोजर मीन्स स्टेइंग काम इन अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. जब कुछ बहुत डरावना, स्ट्रेसफुल, एंजाइटी इंड्यूसिंग हो रहा हो तब कामली रिएक्ट करना, उसको कंपोजर रखना बोलते हैं. ये जो है ये डेडलियर वेपन्स है देन एन एक्चुअल पिस्टल जो कि मैक्स के पास थी. फिर भी Osibal ने अनआर्म्ड मैक्स को डिफीट कर दिया. ये है एक मास्टर क्लास इन परसेप्शन वेयर अ केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन, यानी कि इस केस में इट वाज द balcony that was the carefully crafted illusion, becomes more potent, more powerful and dangerous than an actual weapon or a physical threat. That's the midnight visitor. No, quickly guess. Art of perception वाली theme में next chapter हमारा क्या होना चाहिए? Were you able to guess? Did you guess correctly? Yes, of course, it's a question of trust. इसमें भी appearance versus reality एक बहुत important role play करती है. इसमें भी the lady in red is able to easily deceive our बेचारा Horace Danby. Horace Danby, kind of a grey character. ग्रे कैरेक्टर कौन होता है? जो ना ही पूरी तरीके से अच्छा होता है ना ही पूरी तरीके से बुरा होता है. Shades of both black and white exist in this character. Overall, Horace Danby is not a menace to society. He's actually quite a respectable man. उसका अपना अच्छा business है, वो सबसे अच्छे से मिलता है. He's just an ordinary, well-respected part of society. लेकिन he has this one fatal flaw, which is his love and obsession for rare books. Now, to build a collection of rare and expensive books, he has to rob a safe every year. And this is the only crime he does. तो Horace Danby के motives बहुत clear हैं. मुझे safe rob करना है only to buy rare and expensive books, which is a hobby that I have. और मैं उसको अपने regular business से afford नहीं कर सकता. इस theft की planning Horace Danby बहुत meticulously करता है. He works out all the details, and this year he has planned to rob a house over at Shotover Grange, जहाँ उसको पता है कि जो owners है वो कहीं बाहर गए हुए हैं. He works everything out, कहाँ से घुसना है, अलार्म कब ऑफ होता है, उस घर के servants कब घर से बाहर निकलते हैं. With all of that in mind, he finally goes to rob the house. But unexpectedly, he finds a woman there.
एंड ये एक बहुत कॉमन ट्रोप है जो स्टोरीज में यूज होता है. This woman who's mysterious, you can call her seductive if you may, she comes in and traps what is usually 99.9% of the time a man. अपने ब्यूटी, अपने चार्म, यू कैन से अपने मिस्टीरियस चार्म से वो उस आदमी को अपने वश में कर लेती है. ये सीक्रेट एजेंट्स की दुनिया में भी बहुत यूज होता है, इसको हनी ट्रैपिंग बोलते हैं. नाउ दिस लेडी इन रेड, उसका चार्म हॉरिस डैनबी भी रेजिस्ट नहीं कर पाता है और उस वजह से जितना वो नॉर्मली मेटिकुलस होता है, जितना वो नॉर्मली केयरफुल होता है, वो उतना केयरफुल उसके सामने नहीं रहता है. दैट लेडी somehow is able to convince him that she is the owner of the house, she has to attend an event, she has forgotten the passcode to her safe and that she needs him to break into the safe. और अगर हॉरिस डैनबी ये कर देगा तो वो उसके अगेंस्ट थेफ्ट का कंप्लेंट नहीं लॉन्च करेगी. नाउ हॉरिस डैनबी इज लाइक ओके, मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट भी नहीं लॉन्च होगा, इतनी खूबसूरत मोहतरमा मुझे कुछ करने को कह रही है, कर देता हूँ. और इसी में सबसे बड़ी गलती उससे ये हो जाती है कि वो अपने ग्लव्स नहीं पहनता. ही ब्रेक्स इनटू द सेफ एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, हॉरिस डैनबी इज अरेस्टेड for a theft, for breaking open a safe at Shotover Grange. Now he doesn't get any of the jewelry, he doesn't get the money, but he does get the punishment. In jail, Horace Danby एक ही चीज सोच रहा होता है कि is there no honor among thieves. अब honor among thieves इस phrase को बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इसको समझाओ in context of a question of trust. तो यही बोला जाता है कि thieves सबको डिसीव करते हैं, उनका काम ही ये है, लेकिन दे हैव अ कोड अपने आप में कि हम एक फेलो थीफ को डिसीव नहीं करेंगे. ऑनेस्टी हम थीव्स में हमेशा रहेगी, ऑनर हम थीव्स में हमेशा रहेगा. इट्स लाइक एन अनस्पोकन कोड. नाउ दिस लेडी इन रेड ब्रोक दैट कोड एंड हॉरिस डैनबी वाज द विक्टिम ऑफ दिस. सो हियर वी नो दैट हॉरिस डैनबी इज अनडन by his overconfidence and his inability to see past a beautiful authoritative facade. The lady in red is a master of psychological manipulation. तो यहाँ पर हमारे पास एक fatal misperception of character है. अगर हॉरिस डैनबी उसकी बातों में नहीं आता तो हॉरिस डैनबी बच जाता. And the ironic truth that there is no honor among thieves. That's our second chapter in the art of perception. अगर आपको एक्सप्लेन करना है हॉरिस डैनबी क्यों एक ग्रे कैरेक्टर है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूं कि आप कैसे कर सकते हो. Now we have our third chapter in the same sort of thematic universe, which is The Necklace by Guy de Maupassant. A very very famous story, a very tragic story, जिसमें Matilda falls victim to her own vanity, to her own superficiality, her own materialism. She doesn't realize that contentment and satisfaction comes from within and not from the validation of other people. She doesn't realize that being true to who you are and living within your means is a lot better than trying to appear as someone who is elite at the cost of your own well-being and happiness. Matilda जो है, she has a good life by many standards. By many standards, उसके पास सर्वेंट्स है, उसके पास एक अच्छी मिडिल क्लास जिंदगी है, उसके पास एक बहुत लविंग हस्बैंड है. लॉजेल इज अ रियली नाइस गाय, बट शी स्टिल डिससैटिस्फाइड क्योंकि उसके पास वो शो ऑफ करने के तरीके नहीं है. उसको लगता है सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने के लिए मुझे कॉन्स्टेंटली दूसरे लोगों को वाव करना पड़ेगा. आई हैव टू हैव द बेस्ट क्लोथ्स, आई हैव टू हैव द बेस्ट ज्वेलरी, आई हैव टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन एवरीवेयर आई गो. नाउ Matilda's husband gets invited to a ball and Matilda, even though she's excited to go to the ball, she's also sad because she doesn't have anything good to wear and she doesn't have nice jewelry. Now when she cries about it, her loving husband, poor thing, पहले तो वो जो मनी सेव कर रहा था अपने खुद के हंटिंग राइफल के लिए, उससे उसको चीज़ें लेके दे देता है. Matilda फिर भी dissatisfied रहती है and eventually she borrows a beautiful necklace from her friend Madame Forestier. Now that necklace
is captivating, it's gorgeous, it completes her look. And when Matilda goes to the ball, everyone is looking at her, people can't take their eyes off of her, and Matilda feels completely, you know, on top of the world. उसको लगता है कि उसकी जिंदगी अब सफल हो गई है. Until she loses that necklace. अब वो कहाँ गिरी, कैसे गिरी, we don't know. They desperately look for the necklace, cannot find it anywhere. Finally, the only option they have is to replace it. अब इधर आप सोचो तो मटिल्डा और उसका हस्बैंड एक और चीज कर सकते थे. वो मदाम फॉरेस्टियर को सच बता सकते थे कि हमसे तुम्हारी नेकलेस गुम गई. अगर वो ये कर देते तो उनकी स्टोरी उतनी ट्रैजिक नहीं होती जितनी ट्रैजिक है. Now they don't tell Madame Forestier the truth. They go replace the necklace, which is way beyond their means. कैसे तैसे लोन लेके they go into debt and they spend 10 years of their lives trying to pay off that one necklace. इसमें मटिल्डा की quality of life और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है. She no longer can afford servants. She has to do all the work by herself. They have to move out of their home into smaller quarters. Monsieur Loisel has to work twice as hard. Matilda has to work twice as hard. और ये जब आप इतनी hardship वाली ज़िंदगी जीते हो, it starts showing physically as well. तो Matilda looks way older than she actually is. After 10 years, when the debt is finally paid off, Matilda runs into Madame Forestier, who at first cannot recognize her. But जब वो Matilda को पहचान लेती है तो कहती है, What has happened to you? तो Matilda कहती है कि sort of थोड़ा सा you know sympathy पाने के लिए perhaps कि ये सब कुछ उस नेकलेस की वजह से हुआ है. मैंने आज तक तुम्हें बताया नहीं, पर वो नेकलेस मेरे से खो गई थी, उसको हमने रिप्लेस किया एंड टू पे इट ऑफ हम लोगों को ऐसी मुश्किल भरी जिंदगी गुजारनी पड़ी. टू विच एंड दिस इज द एक्चुअल ट्विस्ट इन द स्टोरी, टू विच मदाम फॉरेस्टियर रिप्लाइज कि वो नेकलेस तो असली थी नहीं. It was just a cheap replica of the actual diamond necklace. And so at the end, Matilda और उसके husband की जो suffering थी, it was all for nothing. It was all futile, which teaches us a very harsh lesson about life. कि if you pursue vanity, if you pursue superficial pursuits, you are going to suffer at the end of it. It's all going to end in futility. इससे अच्छा look for real contentment, look for real satisfaction, look for deeper meaning in life. तो यहाँ पर मटिल्डा जो है वो desperate है to be perceived as wealthy. She is not happy being who she is, and that leads her to sacrifice 10 years of her life for an object whose value was also only an illusion. तो यहाँ पर जो appearance versus reality है वो दो जगह आ रही है. एक जगह मटिल्डा की ही appearance versus reality, वो जो है वो नहीं चाहती कि दुनिया को लगे वो है. वो एक मिडिल क्लास नॉर्मल सिंपल औरत है, पर वो नहीं चाहती कि दुनिया को ये पता चले. दुनिया के सामने वो बहुत ही एलीट और अपर क्लास लगना चाहती है. ये एक अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी हो गई. दूसरी जो नेकलेस की अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है कि वो जो चकाचौंध, वो शाइनिंग डायमंड्स जिसकी वजह से मटिल्डा को इतनी खुशी मिली थी, उसको लगा उसको खुशी इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो इतनी रेयर और एक्सपेंसिव नेकलेस है. बट इन रियलिटी वो असली डायमंड्स थे भी नहीं. उसकी खुशी भी एक इल्यूजन थी, नेकलेस भी एक इल्यूजन था. दैट इज द हार्श ट्रूथ. तो ये एक हार्श क्रिटिक है किसका? मटीरियलिज्म का, जहाँ पे स्टेटस को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है अपनी एक्चुअल ज़िंदगी से, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा बहुत ही ख़राब होते हैं. ऑलराइट, जिसको हम बोलते हैं ना कि खोखली ज़िंदगी जी रहे हो. अगर आपको सिर्फ महंगी चीज़ें चाहिए, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, आप फ्रूटफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी खोखली है. इट इज़ हॉलो. That's what's being shown here. Okay, now we move on to our next theme. The next theme is the arc of transformation. इन सारे चैप्टर्स में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, which is the main character of the story, उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो बदलता है. चाहे वो पर्सनैलिटी वाइज चेंज हो, चाहे वो एथिकली चेंज हो, किन चीज़ों में बिलीव करता था वर्सेस किन चीज़ों में बिलीव करने लग गया है, चाहे वो एक्शंस वाइज हमें देखने को मिले. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आर्क, अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज
टेकिंग प्लेस, और इसको हम ग्रोथ, रिडेम्पशन एंड द पावर ऑफ बिकमिंग बोल सकते हैं। जब एक इंसान सीखता है और ज़्यादा मैच्योर होता है तो वो ग्रो करता है। जब वो किसी चीज़ का बदला लेता है, उसके साथ कोई इनजस्टिस हुई है, उसको जो हक है, जो जस्टिस है वो मिलता है, उसको हम रिडेम्पशन बोलते हैं। एंड द पावर ऑफ बिकमिंग इज फाइनली अंडरस्टैंडिंग योर ट्रू इनर सेल्फ एंड योर ट्रू नेचर। गेस कर लिया कौन से चैप्टर्स हैं? अगर गेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप अच्छा परफॉर्म करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इस थीम में हमारा पहला चैप्टर ऑब्वियसली आता है द थीफ स्टोरी। अब हॉरेस डैनबी के केस में हम लोग ग्रे कैरेक्टर की बात कर रहे थे, पर असल मायने में अगर आपको एक टिपिकल ग्रे कैरेक्टर देखना है तो वो हरी सिंह का कैरेक्टर है इन दिस ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। अब हरी सिंह जो है उसको हम लोग को कंपैशनेटली देखना है। हम लोग हरी सिंह को सिर्फ एक चोर, घटिया इंसान नहीं बोल सकते। एक बच्चा है वो, और अगर वो ऐसी जिंदगी गुजार रहा है, अगर वो चोरी करने पे मजबूर है, तो जाहिर सी बात है उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से सर्वाइवल के लिए उसे ये करना पड़ रहा है। वी कैन अज्यूम कि वो यंग एज में एक ऑर्फन हो गया होगा। देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर हिम, देयर वाज नोबडी टू गाइड हिम। उसको प्यार से रखने वाला, शेल्टर देने वाला, खाना खिलाने वाला कोई नहीं होगा, और इस वजह से इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस बिग बिग बैड वर्ल्ड हरी सिंह को चोरी करनी पड़ी। और वो कर करके जिंदगी के हार्श कंडीशन से लड़ के हरी सिंह बिकेम हु ही इज इन द चैप्टर। ये जो नरेशन है ये भी हरी सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमें पता ही नहीं है कि हरी सिंह का एक्चुअल नाम हरी सिंह है भी कि नहीं है, बिकॉज ही कीप्स चेंजिंग हिज आइडेंटिटी। ऑल ऑफ दिस इज फॉर सर्वाइवल, नथिंग एल्स। और ये हमें कैसे सर्टेनिटी के साथ पता है? इसीलिए पता है क्योंकि हरी सिंह अंदर से तो अच्छा इंसान ही है ना, और जब उसको सामने से थोड़ा सा प्यार मिलता है, अनिल उसको थोड़ा सा कंपैशन दिखा देता है, तो हरी सिंह पूरा बदलने को तैयार हो जाता है। यही सोचो कि अगर किसी ने हरी सिंह को और ज्यादा प्यार और ज्यादा कंपैशन दिखाया होता तो शायद वो कभी इस चोरी चकारी वाली जिंदगी में घुसता ही नहीं। ठीक है, अब अनिल जो है वो हरी सिंह को एक बॉक्सिंग मैच में हरी सिंह अनिल को अपना नेक्स्ट टारगेट बनाकर अप्रोच करता है। अनिल जो है वो हरी सिंह को रख लेता है बिकॉज अनिल अपने इमोशंस अगर ज्यादा दिखाए भी ना तो भी वी कैन सेंस दैट ही इज अ काइंड हार्टेड सोल। हरी सिंह उसके किसी काम का नहीं होता। उसको लगता है वो उसके लिए खाना बना देगा, तो हरी सिंह को कुछ भी खाना बनाना नहीं आता, जबकि शुरू में वो सब बोल देता है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। अनिल स्टिल कीप्स हिम अराउंड। वो धीरे धीरे उसको चीजें सिखाता है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो इंग्लिश हो। ही टीचर्स हरी सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। वो उसको छोटे छोटे एरेंड्स पे भेज देता है। जब हरी सिंह जाता है छोटे एरेंड्स करने के लिए, तो ऐसा भी होता है कि उसको जो चेंज वापस मिलती है वो उस चेंज को चुरा लेता है, और उसको लगता है कि वो बहुत स्मार्टली अनिल को डिसीव कर रहा है, और अनिल को पता नहीं चल रहा है कि वो पैसे चुरा रहा है, बट अनिल को सब पता होता है। ही जस्ट लेट्स इट गो। ही इज लाइक ओके, कोई बात नहीं, इतने से पैसे चुरा लेगा तो क्या हो जाएगा। अनिल जो है he is not very good with money in the sense कि वो पैसे सेव नहीं करता, and we know from the story that he makes money also in fits and starts। यानी कि उसको काम मिलेगा तो एकदम से उसकी एक पेमेंट आ जाएगी, फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टाइम तक उसको काम ही ना मिले। Now one day Anil gets a payment for something a work he did, something he wrote, and अच्छी खासी उसको पेमेंट आती है। उसकी टेंडेंसी होती है कि पेमेंट आते ही वो थोड़ा बहुत फ्रेंड्स पे उड़ा देगा, थोड़ा अपने मस्ती में उड़ा देगा, एंड ही डजंट सेव मच। सो इसको भी, अनिल की ये टेंडेंसी को भी हरी सिंह एज एन एक्सक्यूज यूज करता है कि ये तो वैसे भी पैसे उड़ा देता है, इसके पैसे में लेके भी चला गया तो क्या हो गया। जब अनिल के पास एक मोटी रकम आती है एक साथ, देन हरी सिंह डिसाइड्स कि नाउ इज माई टाइम। ये सारे पैसे अगर मैं लेकर भाग गया तो मेरे आने वाले काफी महीने बहुत आराम से कट जाएंगे। बट अनिल के साथ उसने जितना टाइम स्पेंड किया उसमें उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। दैट्स व्हाई द थीम इज ट्रांसफॉर्मेशन। ही रियलाइज्ड कि ये कितना अच्छा इंसान है, मैं यूजलेस हूँ इसके लिए, पर ये मुझे रख रहा है, ये मुझे पढ़ना लिखना सिखा रहा है, मुझे लिटरेट बना रहा है, एंड दुनिया में बहुत वैल्यू है लिटरेसी की।
आप एक डिग्निफाइड जीवन तभी जी पाओगे अगर आप लिटरेट हो। उसको अच्छा लगने लगता है अनिल, एंड दैट सॉफ्टन्स हिज हार्ट। और उसका हार्ट हार्डन भी क्यों हुआ था? बिकॉज उसको एक क्रिमिनल लाइफस्टाइल जीना पड़ा और उसको उसी टाइप के लोग मिलते थे जो दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे जैसे हरी सिंह का दिल सॉफ्ट हुआ वो चेंज हुआ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली चेंज योर सेल्फ। एंड एज अ फोर्स ऑफ हैबिट हरी सिंह वो पैसे देखकर उनको चुरा लेता है। अब जब वो भागने लगता है, दैट इज व्हेन द रियल क्लाइमैक्स टेक्स प्लेस। बारिश हो रही है, गिल्ट फील हो रहा है और वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वापस जाऊंगा, मैं अनिल के साथ रहूंगा, वो मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा, मैं एक डिग्निफाइड जीवन जीऊंगा, बहुत हो गया। ही गोज बैक। अब क्योंकि बारिश हो रही थी, पैसे भी गीले हो गए। ही प्लेसेस देम राइट वेयर ही टुक देम फ्रॉम, अंडर अनिल्स पिलो। नेक्स्ट डे द नोट्स वर स्टिल डैम्प। अनिल को पता चल गया होगा कि इसने पैसे चुराने की कोशिश की है, लेकिन अनिल उसको माफ कर देता है, कुछ नहीं बोलता। एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में, एंड अनिल थोड़े से पैसे निकाल के उसको दे देता है कि ये तुम रख लो। दैट्स द स्टोरी। हरी सिंह इवॉल्व्स कैसे फ्रॉम अ कनिंग थीफ इनटू अ बॉय विद अ कॉन्शियंस। उसका खुद का जो अंदर के मॉरल्स हैं वो जाग जाते हैं। वैल्यूइंग नॉलेज ओवर वेल्थ। ये रियलाइजेस कि अभी मुझे इजी मनी मिल जाएगी, मेरे कुछ महीने कट जाएंगे, लेकिन ये साइकिल कभी भी बंद नहीं होगी, मुझे बार बार धोखा ही देना पड़ेगा लोगों को। इससे अच्छा थोड़ा टाइम और एफर्ट लगा के नॉलेज प्राप्त कर लेता हूँ, नॉलेज गेन कर लेता हूँ, एंड देन आई विल बिकम अ बेटर पर्सन। अनिल की जो साइलेंट फॉरगिवनेस है, अनिल का जो कंपैशन है, जो ट्रस्ट है, ये रीजंस है हरी सिंह के चेंज होने के। तो ये पावरफुली इलस्ट्रेट करती है ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू? काइंडनेस। पनिशमेंट के थ्रू नहीं, काइंडनेस के थ्रू। पनिशमेंट अक्सर लोगों को और कठोर बना देती है, उनको जस्टिफिकेशन दे देती है। अगर आपको कोई पनिश करे, आपको गुस्सा आ जाता है और आपको लगता है कि अच्छा हुआ मैंने इसके साथ बुरा किया, पर आपके बुरे एक्शन के बदले अगर आपको काइंडनेस मिले तब गिल्ट जागता है, एंड दैट इज द कैटलिस्ट फॉर चेंज। दिस इज द स्टोरी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑब्वियसली बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भोली का होता है, एंड भोली का ट्रांसफॉर्मेशन पहले तो अपना इम्पेडिमेंट ओवरकम करने में होता है, जो स्टटर करती है उससे आगे बढ़ने का होता है, और दूसरा उसकी पर्सनालिटी का चेंज। एक ऐसी मीक, शाय, टेरिफाइड सी लड़की जो कभी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती, वो अपने लिए एक ऐसी जगह पे पूरी सोसाइटी के सामने आवाज उठाती है जो कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट लड़की भी ना कर पाए। सो भोली, इसीलिए उसको भोली बोलते हैं। वैसे उसका नाम सुलेखा है, क्योंकि सबको लगता है कि इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये तो बेवकूफ है। क्योंकि उस सोसाइटी में जहां पर ये सेट है, और आज भी रूरल इंडिया की यही सच्चाई है, दिस इज समथिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि दिस इज स्टिल वेरी प्रेवलेंट। ऐसे सोच रखने वाले सिर्फ रूरल सोसाइटी में ही नहीं है, अर्बन सोसाइटी में भी बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। क्योंकि भोली सुंदर नहीं थी, क्योंकि भोली में दिमाग नहीं था, इसीलिए सबको लगा कि भोली की तो शादी ही नहीं हो पाएगी। और एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी अकॉर्डिंग टू सोसाइटी? कि उसकी किसी अच्छी जगह पर शादी हो जाए। तो इस वजह से भोली पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। अब इधर आयरनी ये है कि भोली को स्कूल इसीलिए भेजा गया क्योंकि भोली की शादी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं थे। स्कूल भेजना मतलब एक यूजलेस चीज थी अकॉर्डिंग टू भोलीज पेरेंट्स। भोली के पापा को अपनी एक बेटी को स्कूल भेजना जरूरी था क्योंकि वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, नंबरदार थे, और उनको एक एग्जाम्पल सेट करना था। तो उनकी मजबूरी थी कि उनको एक बच्ची को तो स्कूल भेजना ही पड़ेगा। तो उन्होंने चूज की उनके अकॉर्डिंग सबसे निकम्मी बच्ची, सबसे बेकार बच्ची जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसको चूज किया स्कूल जाने के लिए। लेकिन यही भोली की लाइफ का सबसे
sort of blessing हो गई कि that's what led to her eventual transformation. बाकी लड़कियों को जो अच्छी लड़कियां सीखती है वो सारे स्किल्स सिखाए, कुकिंग आ रही है, घर संभालना आ रहा है, ऐसे शर्माते हैं, ऐसे अपने पति की सेवा करते हैं, ऐसे अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, ये सारा ज्ञान दूसरी बच्चियों को दिया गया, भोली को भेज दिया स्कूल, भोली पे कोई ध्यान नहीं दिया। स्कूल जाके लकीली भोली को एक ऐसी टीचर मिल गई हु गेव हर द स्पेस टू डिस्कवर हरसेल्फ। भोली अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाती बिकॉज उसको बचपन से बोलना ही नहीं सिखाया, किसी ने बोलने ही नहीं दिया। जब भी उसने कुछ करने की कोशिश भी की तो टाइम टू टाइम उसका कॉन्फिडेंस उसके घर वालों ने ब्रेक किया। वो बच्ची जिंदगी में कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर पाई, वो बोलने से ही डर गई एंड दैट्स व्हाई शी डेवलप्ड अ स्टटर एंड अ स्टैमर। उसकी टीचर ने उसको अनलर्न कराया ये सब कुछ, उसको स्पेस दी, उसको प्यार दिया, उसको कॉन्फिडेंस दिया, जिस वजह से भोली ने इवेंचुअली बोलना भी सीखा, उसने नॉलेज भी गेन की, कॉन्फिडेंस भी गेन की एंड अपने आप के लिए स्टैंड लेना भी सीखा। नाउ व्हेन भोली गेट्स ओल्डर, भोली के लिए एक रिश्ता आता है ऑफ दिस डिवोर्स्ड मैन हु इज और अ विडोड मैन, विडोअर हु इज भोलीज फादर्स एज। और भोली के पेरेंट्स को लगता है भोली के लिए इससे बेटर रिश्ता तो आ ही नहीं सकता। साथ में थोड़ा सा लालच भी आ जाता है कि उसकी तो अच्छी खासी दुकान है तो पैसे भी ठीक कमा लेगा, ये बेस्ट रिश्ता है भोली के लिए, इससे बेटर की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। तो वो रेडी हो जाते हैं अपनी बेटी की एक इतने बड़े आदमी से शादी कराने के लिए। अब होता यह है कि बिशांबर who turns out to be a very vicious, vile and a greedy person, जब वो भोली का पॉक मार्क्ड फेस देखता है, पॉक मार्क्ड मतलब बचपन में उसको चिकन पॉक्स हुए थे तो उसके मार्क्स खड्डे से रह गए उसकी स्किन पे, ये देखकर वो कहता है कि छी, इससे मैं शादी करूंगा, इससे शादी करने के लिए मुझे और दहेज चाहिए। ही आस्क्स फॉर मोर मनी, भोलीज फादर फ्रीक्स आउट कि अब और पैसों का इंतजाम कैसे होगा, और इन सब के बीच में भोली की बस हो जाती है। वो कहती है कि चलो मैंने शादी करने के लिए तो मान लिया था क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, पर अब बहुत हुआ, आई कैन नॉट स्टैंड दिस। शी गेट्स अप, शी सेज कि मैं नहीं शादी करूंगी इस घटिया इंसान से, टेक्स अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, सेज कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, नॉलेजेबल हूँ, मैं स्कूल में टीचर बन जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, खुद का भी ध्यान रखूंगी, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखूंगी, मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं कि प्राउडली उसी शादी में उसकी टीचर स्माइल कर रही होती है कि दिस वॉज द सेम गर्ल who could not even introduce herself and now look at what she has done. So this story shows us Bholi's journey from a timid child to a woman of substance, and इसका क्रेडिट उसकी टीचर को जाता है। It's a testament to her teacher जिसने उसको करेज दी, एजुकेशन दी और एक आवाज दी, उसकी खुद की आवाज ढूंढने की क्षमता दी। यहाँ पर एजुकेशन को दिखाया है एज द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। एजुकेशन एम्पावर करता है स्पेशली लड़कियों को, बिकॉज वो उनको एक एबिलिटी देता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे तो आप को अपने खाने पीने के लिए, अपने शेल्टर के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। एंड that's what gives you agency, it gives you strength, it gives you the ability to take decisions for yourself। तो यही भोली को मिला थैंक्स टू एजुकेशन। और किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को, चाहे वो women हो, which is a marginalized community in a patriarchal society, you can talk about lower caste people, वो marginalized है, किसी भी तरीके की मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को एजुकेशन है जो स्ट्रेंथ देती है, एम्पावर करती है। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसमें किसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है? हमें हमारे प्यारे से ट्रिकी की ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। दिस इज अ वेरी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट ही गोज थ्रू। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमें मिसेस पम्फ्री की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती, काश वो भी देखने को मिल जाती, सो दैट शी कुड बिकम अ मोर रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट हैपन। लेकिन ये जो ट्रिकी है वो सीख जाता है कि
कुत्ता बनना क्या होता है। इसमें क्रेडिट किसको जाता है? मिस्टर हैरियट को जाता है, हु गोज आउट ऑफ हिज वे टू सेव दैट डॉग। So Mrs. Pumphrey is this rich sort of pompous woman जो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट ये नहीं समझती कि प्यार के साथ साथ आती है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लव डज नॉट मीन कि आप जिससे प्यार करते हो, जो आप पर डिपेंडेंट है, आप उसको सब कुछ दे दो। अब कोई बच्चा हो, कोई जानवर हो, they are not intelligent enough to take wise decisions for themselves, and loving them means you take the right decisions for them even if they don't like it. इसका बहुत अच्छा पैरेलल यही है कि बचपन में जब आपको दवाई खिलानी पड़ती थी, कड़वी कड़वी सिरप पिलानी पड़ती थी, तो डांट के, थोड़ी सी लगा के, ऐसे टपली सर पे, कुछ भी करके मम्मी पापा को पिलानी पड़ती थी। अब आप रोते थे, चिल्लाते थे, बोलते थे कि मुझे इतनी कड़वी चीज क्यों पिला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि आपके मम्मी पापा को पता था कि ये दवाई पिलाना जरूरी है, ये दवाई नहीं पिलाई गई तो मेरे बच्चे की हेल्थ खराब हो जाएगी। That's responsibility. That's love. That's a big part of love. Mrs. Pumphrey did not understand this. ट्रिकी को खिलाए जाना, ऐसी अटपटी चीजें जो कभी आपको कुत्ते को देनी ही नहीं चाहिए। उसको चॉकलेट मिल रही है, स्नैक्स मिल रहे हैं, जब भी वो आंखें दिखाता था मिसेस पंफ्री को, तो मिसेस पंफ्री उसको कुछ खाने को दे देती थी। एक्सरसाइज उसकी ना के बराबर, छोटी मोटी वॉक्स पे चला जाता था। एंड व्हेन मिस्टर हैरियट सीज ट्रिकी, ही रियलाइजेस कि अब इसकी हालत बहुत जल्द खराब होने वाली है। फैट सॉसेज जैसा वो हो रखा है, टांगे उसकी दिख नहीं रही है, इतना बड़ा वो सिलेंडर जैसा बन गया है, र्यूमी है, इसकी आंखें लाल है, अजीब सा माउथ वाटरी ड्रूल कर रहा है। He realizes कि बहुत जल्द कॉल आने वाला है मिसेस पंफ्री का। He warns Mrs. Pumphrey, tells her कि आपको फॉलो करने पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, डोंट फीड ट्रिकी सो मच, वो बीमार पड़ जाएगा। बट मिसेस पंफ्री थोड़ी सी डिल्यूजनल है एंड शी डजंट लिसन। फाइनली ट्रिकी खाना छोड़ देता है। अब ग्रीड की भी तो कोई लिमिट होती है। मिस्टर हैरियट बोलते भी हैं कि ट्रिकी की एक ही गलती है कि वो बहुत ग्रीडी है, किसी चीज़ को मना नहीं करता। बट आपकी फेवरेट से फेवरेट चीज़ एक पॉइंट के बाद आप नहीं खा पाओगे और आपको एवर्जन हो जाएगा उससे। ट्रिकी को भी फाइनली एवर्जन हो गया, उसने बोला अब मैं और नहीं खा सकता। मिसेस पंफ्री फ्रीक आउट करती है, कॉल करती है मिस्टर हैरियट को कि मेरा बेचारा बच्चा खा नहीं रहा है। देन मिस्टर हैरियट सेज कि ओ इसको तो अब क्लिनिक आना पड़ेगा। नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर दैट दिस इज अ स्टोरी सेट इन ब्रिटेन एंड द वर्ड सर्जरी इन ब्रिटिश इंग्लिश सिंपली मीन्स अ डॉक्टर्स क्लिनिक। तो हम जब वर्ड सर्जरी यूज करते हैं तो हम उसको ऑपरेशन के लिए, द एक्ट ऑफ अ सर्जरी, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन जब इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज हो रहा है, इट सिंपली मीन्स डॉक्टर हैरियट का क्लिनिक। ब्रिटिश इंग्लिश में डॉक्टर के क्लिनिक को भी सर्जरी बोलते हैं एंड द एक्ट ऑफ सर्जरी को भी सर्जरी बोलते हैं। तो जब मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि इसको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, सर्जरी आना पड़ेगा, उनका ये मतलब है कि उसको मेरे क्लिनिक पे आना पड़ेगा। अब मिसेस पंफ्री बहुत सैड हो जाती हैं, थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो जाती है। ट्रिकी को जब लेकर जा रहे होते हैं सर्जरी, तो उसके महंगे महंगे बेड्स, उसके महंगे महंगे कोट्स, सब कुछ उनके सारे सर्वेंट्स गाड़ी में लोड कर रहे होते हैं। मिस्टर हैरियट उसको ले जाते हैं। अब क्लिनिक पे पहुंच के पहले 2 दिन ट्रिकी को खाना नहीं दिया जाता, वो सिर्फ पानी पीता है। और उसके बाद थोड़ी जब उसकी भूख बढ़ती है, उसको तौर तरीके सिखाए जाते हैं। एक्चुअली इन अ वे उसको दोबारा से सिखाया जाता है कि कुत्ता होना क्या होता है। बाकी कुत्तों को देखता है खेलते हुए, उसका भी थोड़ा सा मन करता है कि मैं भी खेलूं, पर वो बेचारा इतना पैम्पर्ड कुत्ता, इतना सिल्की सा, सॉफ्ट सा कुत्ता, डेलिकेट सा कुत्ता, उन ब्रैश शैगी डॉग्स के बीच में बहुत ही मिसफिट सा लग रहा होता है। धीरे 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 लेकिन ही अंडरस्टैंड्स कि कैसे खेलना है, उनके साथ खेलना शुरू करता है। रफ हाउसिंग, जब कुत्ते एक दूसरे को थोड़ा सा मारते हैं और लोटते हैं, उसको रफ हाउसिंग बोलते हैं। तो वो रफ हाउसिंग करना शुरू करता है। जब खाने का टाइम होता है तो बाकी कुत्तों की तरह वो भागता हुआ अपने बोल पे जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं पहले नहीं पहुंचा तो कोई और मेरा खाना खा जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से स्ट्रिक्ट रेजिमेंट ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज वो ठीक हो जाता है। दिस इज वॉट फिक्सेस ट्रिकी। नो मेडिसिन, नो ट्रीटमेंट, जस्ट बीइंग अ डॉग।
एंड मीनवाइल मिसेस पंफ्रे जो बार बार हैरियट को कॉल कर करके पूछ रही होती कि ट्रिकी का क्या हाल है, वो अटपटी चीज़ें भिजवाती रहती है. ब्रांडी विच इज़ एन अल्कोहल दैट शुड नॉट बी गिवन टू अ डॉग, वो भिजवाती है, अंडे भिजवाती है, और ये सब कुछ मिस्टर हैरियट और उनके जो क्लिनिक के सारे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं. फाइनली जब ट्रिकी के जाने का टाइम आता है, देन मिसेस पंफ्री सेज वाओ, ट्रिकी तो पूरा ठीक हो गया है, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि ट्रीटमेंट ने मेरे ट्रिकी को बचाया है. व्हेन इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस. इट इज नॉट ट्रीटमेंट दैट सेव ट्रिकी, इट वाज जस्ट अ चेंज इन लाइफस्टाइल. ओके, सो यहाँ पर ट्रिकी एक लवेबल विक्टिम है हार्मफुल इंडल्जेंस का. कौन करा रहा है ये इंडल्जेंस? मिसेस पंफ्री करा रही है. और जो मिस्टर हैरियट है वो एक प्रैक्टिकल प्रोफेशनल है जो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्यों हो रहा है और उसको फिक्स करते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन. यू नो, अक्सर डॉक्टर्स आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपसे थोड़ा पैसा कमा ले. मैं नहीं कह रही सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं. आई एम नॉट सेइंग ऑल डॉक्टर्स आर अनएथिकल, आई एम सेइंग सम डॉक्टर्स आर अनएथिकल. हर प्रोफेशन में कोई ना कोई अनएथिकल तो होता ही है. तो मिस्टर हैरियट तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे. आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने मिसेस पंफ्री से झूठ ज़रूर बोला कि ट्रिकी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ट्रिकी की कोई ट्रीटमेंट नहीं की, बट ये उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि उनको पता था कि मिसेस पंफ्री को समझ में नहीं आएगा, उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा आप ट्रिकी की जान बचा लो. सो दैट वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल कॉल दैट मिस्टर हैरियट टुक. The story demonstrates how physical transformation driven by return to a natural state, मतलब it shows कि कैसे ट्रिकी का physical transformation हुआ, and इसको वो कंट्रास्ट करते हैं विद द सिंप्लिसिटी ऑफ द क्योर, यानी कि कुछ इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस ट्रिकी को अपने ट्रू नेचर से वापस वाकिफ कराना था, उसको वापस अपना कुत्ता होना रियलाइज करवाना था. दैट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. All right, now we have the paradox of intellect. Interesting. क्या हो सकता है इसमें? Here we have tales of genius, folly, and the double-edged sword of knowledge. मुझे पता है सबके दिमाग में ग्रिफिन आ चुका है कि कैसे इंटेलिजेंट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल माना जाता है, बहुत ही काबिले तारीफ चीज़ है. सब चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंट हो. Everybody looks up to people who are intelligent. But is being intelligent everything? Is simply being intelligent worth everybody's respect? क्या आप खाली इंटेलिजेंट होकर एक अच्छे इंसान बन जाते हो? These are the questions that this part of the textbook asks. ठीक है, पहले हमारे पास है ऑब्वियसली ग्रिफिन, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही गिफ्टेड बट कंप्लीटली लॉलेस साइंटिस्ट. इतना जीनियस है कि इनविजिबल होने का तरीका ढूंढ लेता है, लेकिन इतना लैकिंग है अपने मॉरल कंपस में कि उसका कोई अच्छा यूज नहीं कर पाता. कोई ऐसा इंसान होता जो ह्यूमैनिटी या सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में सोचता, तो वो दिस गिफ्ट ऑफ इनविजिबिलिटी या नाउ दिस साइंटिफिक डिस्कवरी ऑफ इनविजिबिलिटी को बहुत स्मार्टली यूज करता. But Griffin is using it for all the wrong reasons. He sets his landlord's house on fire, runs away, is creating havoc throughout the city. इधर उधर जाके कभी सुपरमार्केट रॉब कर रहा है, एक थिएटर में घुस के just to cover himself up so that he looks like an actual person, क्योंकि लंदन में बहुत ठंड है. He steals props, just creating chaos everywhere he goes. फाइनली वो डिसाइड करता है टू गो टू आइपिंग, और वहाँ पर वो एक इन में चेक इन करता है. अब उस इन में चेक इन करने के बाद everybody around gets a little suspicious of him because it's a very odd personality. Mrs. Hall, the owner of the inn, she even tries to go and spy on him a little bit, and she finds weird things happening. कि पहले वो देखती है रूम में कोई नहीं है, एकदम से वो देखेगी ये आदमी उठ के आ जाता है, कहाँ से आया. फाइनली एक दिन मिसेस हॉल जब इनमें झांकती है अंदर, तो her furniture rises up against her. This shows us कि Griffin is very short-tempered. He doesn't care about other people. He's a genius. He's a mad scientist, जो typical mad scientist होता है. But he really doesn't know what to do with his gift
or how to manage or channel his gift, and that's what creates problems around him. अब वो जब फर्नीचर फेंक फेंक के मारना शुरू करता है मिसेस हॉल की तरफ, शी ऑल्सो फ्रीक्स आउट, शी थिंक्स कि हम मदर्स चेयर इज राइजिंग अप अगेंस्ट हर. आसपास कुछ लोगों को लगता है कि भूत प्रेत आ गए हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि कोई क्रिमिनल आदमी आ गया है. फाइनली जब पुलिस को बुलाया जाता है, दे आर ऑल्सो अनएबल टू get hold of Griffin. All that's left is the bandages that he covered himself up with, and Griffin once again escapes. So what does this story tell us? It's a cautionary tale. Genius devoid of humanity. And इसका एक बहुत important real world example है. एक सेकेंड के लिए सोचो, अपने आप दिमाग में आ जाएगा. नहीं आ रहा दिमाग में? हिंट दो, हिरोशिमा एंड नागासाकी. जो न्यूक्लियर वेपन्स का इन्वेंशन हुआ है, द काइंड ऑफ क्राइसिस दैट ओपेनहाइमर वेंट थ्रू, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जिसके अगेंस्ट वार्न किया था कि हम ये इतना डिस्ट्रक्टिव वेपन थैंक्स टू द मिरेकल्स ऑफ साइंस बना पा रहे हैं, पर इसका यूज कैसे होगा, ये ह्यूमैनिटी को एंड कर सकता है. और इसीलिए सच पावरफुल साइंस दैट इज डिवॉइड ऑफ ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू लीड to ultimate destruction and potentially the end of the world. और ये इसके हमें बहुत सारे real life examples actually में देखने को मिले हैं, and that's what's being critiqued over here in this story as well. बहुत ही immense intellect, worthy of respect, लेकिन ये जो arrogance और short temper है, ये इसी intellect को एक कर्स बना देता है. So it explores the dangerous paradox of intellect without empathy. कि जब बहुत genius कोई होता है लेकिन बिल्कुल भी empathetic नहीं होता है, obviously he is going to use the genius, he or she is going to use the genius for personal gain, for selfish reasons, to hurt other people, and in an extreme case to hurt entire countries and populations. In fact, ऐसे लोग जिनकी कोई गलती भी नहीं है. एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मॉरल डिके भी कॉज कर सकता है. इन एंड ऑफ इट सेल्फ एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अच्छी चीज है, पर उसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है, किसके हाथ में वो जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और इसका एग्जाम्पल जो अभी हम फ्यूचर में देखेंगे कि क्या होता है उसके साथ, इज AI. जब से AI प्रेवलेंट हुआ है, सबके हाथों में आया है, तब से उसका यूज मोस्टली उटपटांग चीजों के लिए ही हो रहा है. चाहे वो मॉफ्ड फोटोज क्रिएट करना हो, चाहे होमवर्क ना करके अपना सारा चैट जीपीटी से निकलवा के सबमिट करना हो, ऑल ऑफ दिस इज मिस यूज ऑफ AI. एंड ये फिर भी इतना हार्मफुल नहीं है, ऑल्दो मॉफ्ड फोटोज कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल. ये होमवर्क करना, ये सब कुछ इतना हार्मफुल नहीं है, वो आप ही को पर्सनली ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन आगे जा जाके AI के बहुत ज़्यादा और हार्मफुल रेपरकशंस भी हमें देखने को मिल सकते हैं. ओनली टाइम विल टेल. ठीक है. Alright, next we have the making of a scientist. Now, a lot of you find this chapter boring, but you know, you can treat this chapter as what's the right way to deal with intelligence or intellect is. ठीक है, आप इसको as an inspiration use कर सकते हो. Necessarily हर चीज को लेके आपको complain करना जरूरी नहीं है. This chapter is not boring, it just follows a very biographical structure जो कि story like नहीं है, इसीलिए आपको शायद थोड़ा सा out of place लग सकता है. Now ये पूरा जो account है वो रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में है, who made a very great breakthrough discovery about the nature of cells, and this shows कि कैसे जब एक साइंटिस्ट दुनिया में कोई ब्रेक थ्रू लेके आता है, तब उसकी चाइल्डहुड का एक बहुत मेजर रोल होता है उसमें. कैसे उसको बचपन में वो इन्वायरमेंट मिला जिसमें वो अपना जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, जो साइंटिफिक टेम्पर है, उसको फॉस्टर कर पाया. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनमें दिमाग तो होता है, जिनमें पोटेंशियल तो होता है, पर उनको वो पोटेंशियल रियलाइज करने की स्पेस नहीं दी जाती, स्कोप नहीं दिया जाता है. रिचर्ड ई ब्राइट की जिंदगी हम देखेंगे तो उनकी पहली बार मदर ने बहुत सपोर्ट किया,
क्योंकि वो एक ऐसे शहर में रहते थे, रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया इज अ स्टेट इन अमेरिका, तो जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ पे देयर वाज नॉट मच टू डू, सो ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ हिज टाइम डूइंग एक्टिविटीज़ या फाइंडिंग हॉबीज़, एंड हिज मदर ऑलवेज सपोर्टेड दोज हॉबीज़. किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती थी, इक्विपमेंट की ज़रूरत होती थी, हिज मदर यूज्ड टू गेट इट फॉर हिम. And when he developed this interest for butterflies, his mother got him a book called The Travels of Monarch X, and that played a pivotal role in his life. It was through this book he got introduced to Dr. Urquhart, and through his work he realized कि एक साइंटिस्ट होना क्या होता है, उसके पीछे कितना काम लगता है, कितनी डेडिकेशन लगती है, कितना मेटिकुलस स्टडी लगता है, पेशेंस लगता है. All of this he learned from Dr. Urquhart. And ये जो बटरफ्लाइज का ऑब्जेशन था, बिकॉज ऑफ दिस ही स्टार्टेड फर्स्ट टैगिंग बटरफ्लाइज. व्हेन ही रियलाइज्ड कि रैंडमली टैग करना मुश्किल हो रहा है, ही स्टार्टेड मेक सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग बटरफ्लाइज इन हिज ओन बेसमेंट. वो एक फीमेल मोनार्क से अंडे ले करवा के और बटरफ्लाइज पैदा करवा रहा था अपनी बेसमेंट में. ही स्टार्टेड टैगिंग देम. फाइनली व्हेन ही रियलाइज्ड कि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, ही मूव्ड ऑन टू मोर he moved on to other scientific experiments. So the first time he enters into his science fair, he takes slides of frog tissues. वहाँ पर फिर he realizes कि science का मतलब सिर्फ observation नहीं है, it is also to hypothesize, to find problems और उनका solution निकालना, और इससे उनको सीखने को मिला. So एक और लेसन यहाँ पर जो हमें समझ में आता है वो ये है कि you should not get demoralized if you don't win or don't make it in your first attempt. Even though Richard E. Bright was a very gifted child, he lost the science fair because what he did not count as an experiment. He used that opportunity to learn what an experiment is instead of taking it as a failure, instead of taking it as a blow. Or next year, he went in with a better experiment. Uske baad, he only upped his game. He did better and better. He did multiple experiments like figuring out if and why viceroy butterflies look like monarch butterflies. He hypothesized कि इसीलिए क्योंकि viceroy butterflies taste good to birds लेकिन monarch butterflies don't taste good to birds. तो evolutionarily as a survival skill शायद viceroy butterflies started to look more like monarch butterflies. He figured out कि मोनार्क के प्यूपा में जो गोल्डन डॉट्स होते हैं, क्या वो सिर्फ ऑर्नामेंटेशन है, सुंदर लगने के लिए है, कि उनका कोई पर्पस भी होता है. एंड देन ही डिस्कवर्ड कि वो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जो बटरफ्लाई को ग्रो करने में हेल्प करता है. ऑल ऑफ दिस अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप, मेंटोरशिप rather, of Dr. Urquhart. And because of this, he was able to develop the right scientific temper, the right kind of competitiveness, the right kind of attitude to have in life, which made him a ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जिनका पहला साइंटिफिक ब्रेक थ्रू उनके कॉलेज ईयर्स में ही पब्लिश हुआ, विच इज अ वेरी रेयर फीट. बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है. सो ही एग्जेम्प्लीफाइज द आइडियल साइंटिस्ट जो कंबाइन करता है एक फर्स्ट रेट माइंड जो कि बायोलॉजिकल है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. अगर आप पैदा हुए हो एज एन इंटेलिजेंट पर्सन तो ही है, बट दैट्स नॉट इनफ. यही नहीं है कि सिर्फ आपका माइंड ब्रिलियंट है. हमने ग्रिफिन के केस में देखा है ना कि माइंड ब्रिलियंट होने के बावजूद भी क्या कर पाया वो, कुछ नहीं. नेक्स्ट, यू हैव टू हैव द क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना जो ईब्राइट को मिला थ्रू हिज मदर्स इनकरेजमेंट. कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, कंपेयर करो ईब्राइट की मदर को. Just write that down for you so you remember, with Bholi's parents. तो आप कैसे कंपेयर करोगे? ऑब्वियसली ईब्राइट की मदर was loving, caring, supportive of his interests, gave him a conducive environment to discover himself and his interests and foster his interests. भोली के parents not like that at all, bilkul unsupportive, did not care about her at all, treated her as,
an extra liability that they had to simply take care of and get rid of. ठीक है, तो ये differences आप highlight कर सकते हो, ऐसा कोई question आता है तो. यहाँ पे जो narrative है defines true intellect not as an innate genius. ट्रू इंटेलेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि मेरा IQ बहुत हाई है, मैं पैदा ही इंटेलिजेंट हुआ था, बट इट्स अ कल्टिवेटेड प्रोसेस ऑफ रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर. फेल सब होते हैं, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो फेल नहीं हुआ है. इंटेलिजेंस, स्मार्ट से स्मार्ट इंसान फेल जरूर होगा, लेकिन what you do with that failure, how you learn from it, that matters. Okay. And finally, we have the book that saved the earth. This is the last chapter. Again, इसमें जो हमारा mad genius है, वो actually में बिल्कुल भी genius है नहीं, think tank. एंड हमारा अनअज्यूमिंग जीनियस जो है वो नूडल है, जो अपने आप को असर्ट नहीं करता, जो बढ़ बढ़ के बोलता नहीं है कि मैं माइटी हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है, बट एक्चुअली में उसके पास होता है. नाउ ये जो पूरा प्ले है ये एक सैटायर है, इसमें हम लोग मॉक कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको पावर मिल जाती है, दे आर इन पोजिशंस ऑफ पावर बट दे डोंट नो हाउ टू डील विद दैट पावर. वो अपने आप को इतना बड़ा, इतना इंटेलिजेंट समझना शुरू कर देते हैं, इतना माइटी समझना शुरू कर देते हैं. थिंक टैंक भी अपने आप को माइटी थिंक टैंक बोलता है कि उनको लगता है कि आसपास के लोग जो भी बोल रहे हैं वो बकवास है, वी डोंट हैव टू पे अटेंशन टू इट, एंड दैट इज देयर अनडूइंग, दैट इज व्हाट इवेंचुअली लीड्स टू देयर डिस्ट्रक्शन. अब यहाँ पर जो प्ले स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद अ हिस्टोरियन वे इनटू द फ्यूचर, जो मैं बता रही होती है अबाउट द 20th सेंचुरी ऑन अर्थ, जब बुक्स हुआ करती थी, हर चीज़ के बारे में किताबें थी, लोग किताबें पढ़ा करते थे. अब सैड बात यह है कि अभी हम उतने फ्यूचर में पहुंचे भी नहीं हैं, लेकिन किताबें पढ़नी ऑलरेडी बहुत बंद हो गई हैं, बिकॉज वी हैव रिप्लेस्ड बुक्स विद स्क्रॉलिंग एंड शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट. सो अभी भी टाइम है, अपना दिमाग बचा के रखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो. नाउ हिस्टोरियन टेल्स अस कि बुक्स वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, नॉलेज का एक पूरा रिपोजिटरी है, बट एक बारी एक बुक ने अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से भी बचाया था, 2040 की मार्शियन इन्वेजन से. एंड देन वी गेट टू नो व्हाट हैपेंस. हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं. सो थिंक टैंक जो होता है उसका पूरा एजेंडा होता है कि अर्थ को इन्वेट करना है, नूडल उसका अप्रेंटिस होता है, और अपना जो क्रू है थिंक टैंक ने मार्स से अर्थ में भेजा होता है. क्रू में कौन कौन है? हमारा कैप्टन ओमेगा है, सार्जेंट ऊप है और लेफ्टिनेंट आयोटा. अब आप पूछोगे आपने लेफ्टिनेंट क्यों बोला, लेफ्टिनेंट क्यों नहीं बोला? बिकॉज ये एक अमेरिकन प्ले है, अमेरिकन ऑथर ने लिखा है और अमेरिका में लेफ्टिनेंट ही बोलते हैं, तो हम भी लेफ्टिनेंट ही बोल देते हैं. ठीक है, तो अब ये तीन जब पहुंचते हैं, दे लैंड इन अ लाइब्रेरी, दे डोंट नो व्हाट इट इज. अलग अलग स्पेकुलेशंस हो रही होती है कि क्या ये हैट्स हैं, क्या ये कुछ whatever अजीबो गरीब चीज that they want to speculate. Finally think tank is like, अरे तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है, humans are obsessed with eating and so this is a place for some of their weird snacks. Sandwiches बोलते हैं जिनको, सैंडविच खाते रहते हैं humans. So everyone's like, oh अच्छा think tank बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा. अब थिंक टैंक ऑर्डर करता है उनको कि तुम खाओ सैंडविच, वो लोग टाल टाल के फाइनली ये सार्जेंट पे डाल देते हैं. सार्जेंट ऊप हैज टू ईट द सैंडविच, इट इज डिस्गस्टिंग, इट इज ड्राई, ही डजंट अंडरस्टैंड कि इसको निगला कैसे जाए, मार्शियन डस्ट की तरह है ये. अगेन स्पेकुलेशन पे स्पेकुलेशन कि ये कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, लेकिन इससे कोई आवाज़ नहीं आ रही है. फाइनली एंड ऑल ऑफ दिस थैंक्स टू नूडल, क्योंकि नूडल इंटेलिजेंट है. फाइनली दे रियलाइज कि ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है इसको पढ़ना पड़ता है. दे टेक अ पिल जिससे वो अर्थ की लैंग्वेज समझ पाए. एंड फाइनली व्हेन दे रीड व्हाट्स रिटन, इट्स एक्चुअली नर्सरी राइम्स, बहुत ही फेमस नर्सरी राइम्स जो हम बचपन में सुनते आ रहे हैं. मैरी मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हे डिडल डिडल, अ कैट एंड अ फिडल, एंड फाइनली हम्टी डम्टी. तो मैरी मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी में पता चलता है कि सिल्वर बेल्स और मेड्स ग्रो हो रही हैं, एंड थिंक टैंक अज्यूम करता है कि ओ नो, इसका मतलब ये है कि जो अर्थ वाले लोग हैं उन्होंने
रेयर मेटल्स को ग्रो करना सीख लिया है. सो दे आर डूइंग एग्रीकल्चर ऑफ रेयर मेटल्स एंड सून दे विल ऑल्सो स्टार्ट ग्रोइंग एक्सप्लोसिव्स. तो ये तो बहुत डेंजरस हो गए हैं. हे डिडल डिडल कैट एंड अ फिडल में काउ जम्प्ड ओवर द मून, लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच अ स्पोर्ट एंड अ डिश रन अवे विद अ स्पून. ये सुन के लगता है थिंक टैंक को कि ओ नो, इनकी तो गाय भी अब स्पेस ट्रैवल कर रही है. इनके स्पेस प्रोग्राम का पार्ट तो गाय भी हो गई है. दे आर सेंडिंग एनिमल्स टू स्पेस. लुक व्हाट्स हैपनिंग, दे आर सो एडवांस्ड. Finally, Humpty Dumpty sat on a wall because Humpty Dumpty looks like Think Tank. और Think Tank बहुत प्राउड होता है, नूडल को भी बोलता है कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम्हारा भी सर इतना बड़ा हो जाएगा जब तुम्हारा भी दिमाग बढ़ जाएगा. Because Humpty Dumpty looks like Think Tank misconstrues the poem and believes कि ये लोग Think Tank को मारने वाले हैं. उनका प्लान है कि मार्स आके Think Tank को मारना है. एंड थिंक टैंक डर के मारे ऑर्डर करता है कि अभी के अभी हम अल्फा सेंटोरी जा रहे हैं, यहाँ से बहुत बहुत दूर दूसरे प्लैनेट में रहेंगे. एंड सो लाइक दैट अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स कॉल्ड मदर गूज सेव्ड द अर्थ. मदर गूज एक बुक थी जो बहुत पहले पब्लिश हुई थी, जिसमें सारी ये नर्सरी राइम्स थी. ओके, सो नाउ हिस्टोरियन टेल्स अस कि उसके बाद मार्स और अर्थ के एक्चुअली रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं. अर्थ के लोग मार्शियंस को पढ़ना सिखाते हैं एंड फाइनली मार्स का जो लीडर होता है वो हमारा हम्बल और इंटेलिजेंट नूडल बन जाता है. ये जो सैटायर है ये बेसिकली मॉक कर रहा है उस तरीके के डिक्टेटर्स को, उस तरीके के पावरफुल लीडर्स को जिन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा समझ लिया कि उन्होंने अपना खुद का डाउनफॉल ऑर्केस्ट्रेट किया है. उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, उनको एक्सटर्नल एनिमी की ज़रूरत नहीं है. जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आपको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब आप अपने आसपास के सारे लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हो और किसी और के इंटेलिजेंस को ट्रस्ट नहीं करते हो, तो आप अपना डाउनफॉल खुद ही लेकर आ रहे हो, जैसे थिंक टैंक लेकर आया था. सो The Great and Mighty Think Tank is a satirical portrait of intellectual arrogance. His inability to comprehend a different culture is his ultimate downfall. इससे अच्छा अगर वो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी दिखा देता और ये बोलता कि चलो मुझे इस कल्चर के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, शायद किसी और को पता हो, मैं उससे जान लेता हूँ. कभी भी ज्ञान लेने में, नॉलेज लेने में ईगो नहीं रखनी चाहिए. जहां से मिल रहा है अपने आप को लकी समझो कि मुझे सीखने को मिल रहा है और सीखो. इट्स नेवर, यू आर नेवर टू ओल्ड, यू आर नेवर टू इंटेलिजेंट एंड यू आर नेवर टू बिग to learn something new. This is a lesson from this play. और ये जो humorous play है ये satirize करता है the folly of supposed intellect, demonstrating how ignorance and arrogance can lead even the most powerful quotes में है, क्योंकि again power is arbitrary, power कभी भी आती है कभी भी जाती है, power is subjective. Think Tank अपने आप को powerful समझ रहा है पर एक book of nursery rhyme से डर के भाग गया है. So powerful minds को भी defeat कर देती है. And with that we have reached the end of Footprints Without Feet. I've covered everything that you needed to know. सब चीज़ों को हमने thematically connect कर दिया. मैंने story समझाते समझाते बहुत ही कैजुअल तरीके से आपको वोकैबुलरी भी दे दी, जो अगर आप ये आराम से सुन भी रहे थे तो अब आपके दिमाग में बैठ जाएगी और आप ये वोकैबुलरी को यूज कर पाएंगे अपने आंसर्स में. जब पढ़ाने के लिए वोकैबुलरी दी जाती है ना, जब उसको लिस्ट बनाई जाती है, जब उसको रटवाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि यार मेरे को नहीं पढ़ना, मेरा मन नहीं है. पर जब इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह मैं जान के बार बार 2-3 बार एक डिफिकल्ट वर्ड रिपीट कर दूंगी, आपको रियलाइज भी नहीं होगा और वो वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा. सो होपफुली दैट हैज हैपेंड. लीव योर फीडबैक इन द कमेंट्स, लेट मी नो. अगर आपको कुछ और चाहिए, दैट विल बी डन फॉर यू. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.